हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आई एम राहुल सिंह। होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही हो और मतलब कि मेंस और पीटी दोनों के साथ साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग क्लाइमेटोलॉजी देख रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी में जो आज का जो टॉपिक है वो टेम्परेचर है। हिंदी के स्टूडेंट्स जो हिंदी में टेम्परेचर को ताप बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो आखिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर किसी बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई एनिमल टेम्परेचर या किसी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात की जा रही है कि और एटमॉस्फेयर के बारे में आपको मैंने सेकंड लेक्चर में आपको ढंग से बताया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके जो स्क्रीन है उसके जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे इंडेक्स कार्ड है, वहाँ पे आप क्लिक करके सारे लेक्चर्स दे सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स यानी जो 3 लेक्चर पहले डाली गई हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जब भी मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जब भी मैं बात करूंगा टेम्परेचर बोलूँगा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था कि आखिर ये इसकी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है। आखिर एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ पर, उसकी टेम्परेचर किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उससे वहाँ से वो कहाँ से एनर्जी आती है। तो हमने देखा था कि दो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ, इंसुलेशन का जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सन है। सन से हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने अटेंड किया हो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें कि जो सन रेज है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में अर्थ की तरफ आती है। और ये देखो, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या था कि इन्वेलप अराउंड द अर्थ, एक एयर का मिक्सचर है और हमारे जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में जो एक कवर किए हुए उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वेव्स के लिए ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि शॉर्ट वेव जो होता है, शॉर्ट वेव जो सनरेज का है, जो शॉर्ट वेव है वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो ये आसानी से एटमॉस्फेयर को पेनेट्रेट कर देता है और ये सीधे अर्थ पे आके गिरती है। अब अर्थ से क्या होता है कि अर्थ पे आने के बाद फिर अर्थ इसको रेडिएट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसी को हम बोलते हैं टेरेस्टेरियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं इसको, जो अर्थ से होता है। और ये जो सन से जो रेज आ रहे हैं उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है, जो सन की रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो क्या होगा, लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन लॉन्ग वेव के बारे में आपको बताया था मैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है शॉर्ट वेव से, और ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो कम एनर्जी होने के कारण जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि CO2 के हैं या वाटर वेपर है, वो इसे ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद फिर क्या करता है, एटमॉस्फेयर जो है वो वापस फिर अर्थ की तरफ भेजता है। इसी को बोलते हैं काउंटर रेडिएशन। ठीक है, काउंटर रेडिएशन। तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले सोलर रेडिएशन, की जो सन से रे जो आ रही है उसको सोलर रेडिएशन बोलेंगे। जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जो एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही हैं और एटमॉस्फेयर को हीटअप कर रही हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में मेजरली जो एटमॉस्फेयर जो हीटअप होता है वो अर्थ के से जो रेडिएशन निकलती हैं उसके कारण हीटअप होता है। तो वो उस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम बोलेंगे टेरेस्टेरियल रेडिएशन। और तीसरी चीज़ मैंने बताया कि फिर वापस फिर जो मतलब कि एटमॉस्फेयर जो गर्म होकर और वापस फिर जो रेडिएट अर्थ की तरफ करेगी उसको हम लोग बोलेंगे काउंटर रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अर्थ है या फिर एटमॉस्फेयर है अराउंड द अर्थ वो हीटअप हो रहा है। ठीक है, सोलर रेडिएशन के कारण वो हीटअप हो रही है। हीटअप होगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आखिर हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर में आखिर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग हीट को ही टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर को ही हीट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक्चुअली जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपको ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना डिग्री हॉट है, कितना डिग्री कोल्ड है, ये हमें टेम्परेचर बताता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये आपको टेम्परेचर बताएगा। लेकिन हीट को हम क्या बोलेंगे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्ड, आपको एक टच का सेंसेशन देता है, वो हीट होता है। तो हीट हमेशा एक एनर्जी की तरह आप ट्रीट कीजिएगा हीट को। और टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब जो मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही हैं मतलब कि एटमॉस्फेयर टू अर्थ एंड अर्थ टू एटमॉस्फेयर, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसके 3 मोड है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो फर्स्ट है कंडक्शन बोलते हैं, सेकेंड है कन्वेक्शन बोलते हैं, थर्ड है रेडिएशन बोलते हैं, एंड कन्वेक्शन का ही एक और फॉर्म होता है एडवेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपने अपने जो अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अर्लियर क्लासेस मतलब कि स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आप इसको ढंग से जान सकते हो। देखो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो टच में होते हैं, ठीक है, ये मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके टच में अनदर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं एक तरफ हीट करूं, यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर्ली हीट दे रहा हूँ, इससे क्या होगा कि इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होकर क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में है, जो एक्चुअल कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज द कंडक्शन। आप एक आयरन रॉड ले लो, ठीक है, एक आयरन रॉड लिया, यहाँ पर आप वैक्सेस आप फिक्स कर दो, मोमबत्ती का अगर आपके पास वैक्स है उसको फिक्स कर दो, और एक सिरे पर आप इसको गर्म करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है ना, ये मेल्ट होकर यहाँ से जो जो वैक्स हैं वो गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कांटेक्ट में है, ये मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में है उसको हीट करते जा रहा है, फिर वो आगे की ओर वो ट्रांसफ़र करते जा रहा है। तो इसे बोलते हैं कंडक्शन, जो कि आप ज़्यादातर सॉलिड मतलब कि सॉलिड मटेरियल्स में आप कंडक्शन देखते हो। कंडक्शन मोड से ही हीट ट्रांसफ़र होता है सॉलिड मटेरियल में, जैसे कि आयरन हो गया या फिर और भी कोई मेटल्स हो गए, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मोड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जनरली ये फ्लूइड में होता है। एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में आप एयर को ले सकते हो और वाटर को ले सकते हो, दीज आर द फ्लूइड। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो कि एक आप मतलब कि वाटर टब लो आप, और यहाँ से आप हीट करो। होता क्या है कि जो लेयर यहाँ पर हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है, वो हल्का हो जाएगा। हीटअप होने से क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आप गर्म करो तो वो उसका क्या होता है, वो हल्का होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फैलते हैं। मॉलिक्यूल्स उसके फैलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हल्का होगा, उसका वेट हल्का हो जाता है, और वो जब हल्का होगा तो क्या होगा कि ऊपर की ओर ये मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, ये आके सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कोल्ड जो वाटर है वो ड्रिप करके नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से ये कन्वेक्शन साइकिल चलता है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। जो वार्म है, एयर है, ये मैंने वाटर में बताया, एयर में भी वैसे ही होता है कि जो सरफेस से जो टच जो एयर्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं, हीटअप होके वो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे और कुछ अपने हीट लॉसेस करते जाएंगे, और यहाँ से जो है जो कोल्ड एयर है वो ड्रिप करके फिर वो सरफेस की ओर आएगा, और इस तरह से एक साइकिल चलेगा। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल, ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन साइकिल।
कन्वेक्शन साइकिल के कारण क्या होता है कि जो वर्टिकल एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है एयर का, वो इसके कारण होता है। और एक होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है कि आप हॉरिजेंटली देखते हो कि जैसे कि एयर का ये लेयर है, ठीक है, यहाँ आपने ये पार्टिकुलर पोजीशन का पे वार्म हो गया एयर, उसके बाद क्या करेगा, डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चला जाएगा और यहाँ के जो कोल्ड एयर है इधर आ जाएगा। तो जो हॉरिजेंटल जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे एडवेक्शन, एंड वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा है उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन में। दीज आर द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम देख रहे थे। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसको ना ही कोई पार्टिकल की ज़रूरत है जैसे सॉलिड पार्टिकल्स थे, या फिर कोई फ्लूइड की जैसे कि एयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मतलब कि हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ बैठे हो और सर्दियों में आप आग वाग जलाते हो गांव में, जैसे कि आग जलाकर लोग आग सेकते हैं। तो अगर यहाँ पे आग जला हुआ है और आप यहाँ बैठे हो तो आपको हीट महसूस होती है। आप या फिर आप किचन में हो, कुछ खाना बना रहे हो तो गैस के पास हो तो गैस का आपको हीट महसूस होगा। उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट आपको हीट ट्रांसफ़र होता है वहाँ से। इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो ये एक 3 मेथड है जिससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है। एटमॉस्फेरिक हीट जो हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तीनों चीज़ें होती है। ठीक है, कंडक्शन भी होता है। कंडक्शन कहाँ होता है, कंडक्शन जो अर्थ के सरफेस है, ये देखो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जो सरफेस के पास जो सबसे क्लोजेस्ट जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीटअप होंगे। वो हीटअप होंगे तो ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। उसके बाद जो ये एयर लिफ्ट होकर ऊपर की ओर जाएगा या फिर ये हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होगा, तो जो ऊपर की ओर आ जाएगा इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। और जो हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एडवेक्शन बोलेंगे। और जो डायरेक्ट जैसे कि सोलर रेडिएशन आया, सोलर रेडिएशन आके इसको हीटअप कर रही है, ठीक है, या फिर सोलर रेडिएशन, कुछ सोलर रेडिएशन क्या है कि एटमॉस्फेयर को भी हीटअप करती हैं बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, वो रेडिएशन बोलेंगे। इसलिए तो हमने बोला है ना सोलर रेडिएशन हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग ये हमने देख लिया कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या क्या है, उसको हम लोग प्रॉपर रूप में देख लिया। देखो मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो है, जो मेन जो पार्ट है ज्योग्राफी का, वो आप 2 हिस्से में अपने हिसाब से तोड़ सकते हो ज्योग्राफी को समझने के लिए। एक है कि आप मैकेनिज्म समझो। अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया तो फिर आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं, फिर आपको वो बस एक मगअप कैपेसिटी होनी चाहिए आपको, वो आप कर लो। तो एक फैक्ट्स है और दूसरी तरफ है मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म आपने नहीं समझा है तो फैक्ट्स भी मतलब याद करने का कोई ये नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप फैक्ट्स खुद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिज्म है तो आप फैक्ट्स को रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए जो हम यहाँ पर मैं आपको बताने की जो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ का रीज़न बताऊँ कि आखिर वो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बहुत सारी बुक्स में आपको रीज़न नहीं मिलेंगे, ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, जो विद इन द सब टॉपिक आप समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि आखिर जो टेम्परेचर, अब हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से हीटअप हो रहा है। उसके बाद जो वो रेडिएट कर अर्थ जो गर्म हो रहा है, गर्म होकर अर्थ क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर की तरफ रेडिएट कर रहा है, वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है। एटमॉस्फेयर वापस से जो रेडिएशन है अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको हम लोग काउंटर रेडिएशन बोला। तो इससे क्या हो रहा है कि एट द एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से आखिर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या थ्रू आउट द अर्थ सेम ही टेम्परेचर मेंटेन होता है या अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो किस तरह से अलग होता है, क्या उसका वेरिएशन है, क्या उसका पैरामीटर है, आखिर ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये जो देख रहे हैं टेम्परेचर का जो देखने वाले हैं, तो और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आखिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कोई पार्टिकुलर लोकेशन पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कोई पार्टिकुलर लोकेशन पर टेम्परेचर कम है, जो भी वेरिएशन हमें टेम्परेचर को देखने को मिल रहा है, तो आखिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले कि ये वेदर कंडीशंस को ये करता है, रेगुलेट करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी क्लाइमेट में चेंज आते हैं वो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी आते हैं, वो भी एक फैक्टर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें। वेजिटेशन जोन, आप देखोगे कि जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में आपको किस तरह के वेजिटेशन मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस मिलते हैं आपको। जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब थॉर्नी होते हैं। कैक्टस मिलेगा आपको, बबुल के पेड़ मिलेंगे। ये डेजर्ट एरियाज़ के, डेजर्ट जोन के वेजिटेशन है। तो आपने देखा कि डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। मतलब कि मतलब कि हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूँ,
देर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ज्योग्राफी में वो पढ़ना भी है कि हॉट हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट्स में आप क्या देखते हो कि थॉर्नी बुशेस देखते हो, तो वहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, वेजिटेशन चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे रेनी जहाँ पे कोल्ड एरिया है या फिर जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखोगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह, तो वेजिटेशन इस पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वेजिटेशन जोन हो गया एक सिग्निफिकेंस। एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ, आप डेजर्ट्स के जो एनिमल को देखोगे तो आप ज़्यादातर देखोगे उनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि लॉन्ग होते हैं लेग्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो टेम्परेचर के कारण ही वो एडेप्टेशन हुआ है वहाँ पे चीज़। या फिर वहाँ पे लोग जो अपनी ज़िंदगी के लिए, जो लाइफ के लिए, लाइफ सस्टेनेंस के लिए जो एडेप्टेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। वेदर को इफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है, वेजिटेशन जोन को इफेक्ट कर रहा है, एंड एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आखिर ये कौन कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ये वेरी करता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जहाँ पर फैक्टर्स आए वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि खास करके यूपीएससी फैक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। और पोटेंशियल क्वेश्चन भी एक होता है, आप मतलब कि हमेशा आपको रेडी होना चाहिए कि आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए, और उस पर क्वेश्चन बनने के मतलब कि पूरी चांसेस होते हैं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है उस पर, तो कम से कम ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप फैक्टर्स आपको पता है तो। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। पिछले क्लास में भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था, यहाँ भी और भी फैक्टर्स ऐड करेंगे जो कि हम देखते हैं। लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूडनल वेरिएशन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, कि टेम्परेचर मैंने क्या बताया था कि जैसे हम इक्वेटर से पोलवार्ड की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है बोथ साइड, बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप इक्वेटर से पोलवार्ड की तरफ जाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेटर पे जो सन रेज होते हैं, जो सन रेज होते हैं वो परपेंडिकुलर पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि थ्रू आउट द ईयर मोस्टली वो परपेंडिकुलर पड़ता है। तो इसलिए इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जिस तरह से फिर हम लोग पोलवार्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि अराउंड 20 डिग्री, एक लैटिट्यूड 20 डिग्री लैटिट्यूड के पास इक्वेटर से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इक्वेटर पे क्या होता है कि मोस्टली क्लाउडेड होता है। ठीक है, दिस एरिया इज क्लाउडेड होता है। यहाँ पे क्या है कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर दोपहर तक फिर बारिश हो जाती है, फिर से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर दोपहर तक फिर बारिश हो जाती है। इक्वेटोरियल रेनफॉल में हम इस चीज़ को देखेंगे कि इक्वेटर पर कैसे रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन एंड बारिश होना एक मतलब कि साइकिल के रूप में चलते रहता है। क्लाउडी वेदर के कारण इक्वेटर पर क्या होता है कि जो सनरेज हैं वो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, वो पृथ्वी पर पहुंचती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द सनरेज वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक ऑब्स्टेकल का काम करता है क्लाउड सनरेज को। इसलिए इक्वेटर मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम सनरेज यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, मोस्टली 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा हॉट क्या होता है, 20 डिग्री के अराउंड जो लैटिट्यूड है वो वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली क्लाउडलेस होता है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाउड का जो ऑब्स्टेकल है वो नहीं होता। ठीक है, तो और बाकी जो वेरिएशन है कि हम पोलवार्ड जा रहे हैं वो डिक्रीज उसी तरह से होता है। तो ये हमने लैटिट्यूड का देखा कि लैटिट्यूड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड के बारे में आपको बताया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि जिस तरह से ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था हमने कि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड सरफेस से हाइट की तरफ जाते रहते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस से पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, कि हम हाइट के अनुसार जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्राउंड सरफेस से, उस तरह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और एक रेट है क्या, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर बोल लो या कि पर किलोमीटर बोल लो, इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये सब पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है।
ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरी फैक्टर है कि डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट क्या है? अब जो जो ओशियन के पास जो लैंड्स होते हैं उसको कोस्ट बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो जिस तरह से आप अगर नियर द कोस्ट हो, वहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि टू एक्सट्रीम, मान लो कि ये लो है और यहाँ हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लो एंड हाई पॉइंट। ओके, तो आपको कोस्टल एरिया की तरफ आपको जो रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मोरलेस वहाँ पर टेम्परेचर एक सामान्य बनी रहती है, कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर हो गया है और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। ये कोस्टल एरियाज में मिनिमम होता है। अगर आप कॉन्टिनेंटल एरियाज में की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है। तो ये हो गया कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो मिनिमम होता है वो कोस्ट की तरफ होता है, ठीक है। अब क्या है कि और ये जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है कि जब हम लोग अवे मूव करते हैं कोस्टल एरियाज से। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में रीजन बताया जाए, क्योंकि आप आगे के मैं यूपीएससी का क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पीटी का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप उसमें देखना कि यूपीएससी रीजन पे क्वेश्चन पूछिए, और आप अगर क्वेश्चन बैंक हो आपके पास तो आप उसको खोल कर देख लो। उसमें जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए हैं वो रीजन बेस्ड हैं, कि वो पूछता है कि आखिर रीजन क्या है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम लोग कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं या कोस्ट के अवे मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कोस्ट की तरफ आ रहे हैं तो रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें कम देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि जो लैंड है, लैंड जल्दी गर्म होता है, हीटअप जल्दी होता है ओशियन के मुकाबले में। तो ओशियन में क्या होता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट होते रहता है, वो टेम्परेचर मिक्सअप होते रहता है, और जो लैंड की तरफ है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाता, स्मॉल एरिया में ही रहता है। इसलिए जो सन रेज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता ज़्यादा नीचे तक। यहाँ तो है क्या कि ओशियन में क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट की तरफ बिहेव करता है सनरेज की तरह, सनरेज के लिए, और ये बहुत दूर तक सनरेज जा सकती हैं। तो आप बताओ कि अगर मतलब कि सनरेज एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनरेज आ रहा है और वो ज़्यादा वॉल्यूम पर पड़ रहा है, क्योंकि फिर उसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, तो वो हीटअप कम करेगा, और यहाँ पर स्मॉल एरिया कवर करना पड़ेगा तो हीटअप वो ज़्यादा करेगा। इसलिए जब ये कोल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, और जब ये हॉट होता है तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। इसीलिए जो लैंड की तरफ, जो अवे फ्रॉम द कोस्टल जो एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर का रेंज बहुत ज़्यादा होता है और मिनिमम होता है कोस्टल एरियाज में। समझ में आए? नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर। मैंने ये पहले भी अभी जस्ट डिस्कस किया आपके साथ कि जो सन रे का जो पेनिट्रेशन है वो लैंड पर क्या होगा, सिर्फ ओनली 3 किलोमीटर तक ही होता है। मैक्सिमम आप मान लो कि 3 किलोमीटर तक ही वो पेनिट्रेट कर पाता है लैंड पर, जो भी सोलर रेडिएशन आ रहे हैं। लेकिन ओशियन में क्या होता है, वो सेवरल मीटर्स तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए कि ये ओशियन है, ठीक है, यहाँ जो सन रे जाएगा वो पेनिट्रेट करके बहुत नीचे तक चला जाएगा। तो अब ये क्या है कि इसको एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करेगा वो, जब कवर कर रहा है तो वो बहुत सारे अपनी एनर्जी लॉस करेगा। जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर तक पहुँच रहा है, तो इतने सारे अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए हीटअप जल्दी नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये स्मॉल एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ हम सन रेज देखें, यहाँ पे जितना सन रेज पड़ रहा है वही अमाउंट में यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन ये इसको स्मॉल एरिया को गर्म करना है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट चीज़ है कि नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर में ही कि लैंड क्या है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक कहने का मतलब, लैंड तो ऑलवेज स्टैटिक है ही। स्टैटिक कहने का मतलब कि जो सरफेस पर जो वहाँ के जो एयर्स हैं उसमें कोई ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं है। सर्कुलेशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है कि स्लो
रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का। अगर मान लो कि ये पार्टिकुलर सरफेस यहाँ पे गर्म हो गया, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग विंड नहीं चल रही है, ठीक, और ये फ्लूइड तो है नहीं, फ्लूइड डायनेमिक होता है, जैसे वाटर है वो डायनेमिक होता है, स्टैटिक है, तो ये खुद तो मूव कर नहीं रहा, तो ये टेम्परेचर का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। कंडक्शन मैंने आपको बताया था, कंडक्शन में जब तक वो मॉलिक्यूल्स टच में है तभी तो वो गर्म हो रहा है, लेकिन कन्वेक्शन का मैंने बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स खुद जाकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप आसपास के भी मॉलिक्यूल्स को कुछ गर्म करते हैं, तो ये हो जाता है। और वाटर क्या है, मैंने बताया अभी, लैंड स्टैटिक है, वाटर मोबाइल है। तो यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। आप वेव्स देखते हो, ओशियन में वेव्स देखते हो, उसके कारण करंट्स देखते हो, टाइडल वेव्स हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो टेम्परेचर का जो मिक्सिंग अप होता है वो बहुत फास्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट बहुत पहले बहुत जल्दी होता है। तो इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर जो होगा, जो टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो लैंड की तरफ ज़्यादा होगा और ओशियन की तरफ कम होगा। इवेपोरेशन एक बड़ा फैक्टर है कि आप देखो कि जैसे कि ओशियन में क्या होगा, अगर वो टेम्परेचर गेन करेगा तो वो क्या होता है, एक्चुअली इवेपोरेशन का फंडा क्या है मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है तभी आपको समझ में आ जाएगा और पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। देखो होता क्या है, कैसे आखिर इवेपोरेट कैसे होता है ओशियन से। ये ओशियन सरफेस है, ठीक है, यहाँ से सनरेज आया, सनरेज क्या कर रहा है, हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट एनर्जी आया, ये एनर्जी आया, अब यहाँ पर वो एनर्जी कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, आपने देखा इस स्ट्राइक पर पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, इस पॉइंट पर, तो ये क्या किया, सन ने अपनी एनर्जी इस पॉइंट पर दी, सनरेज ने। अब ये एनर्जेटिक हो गया, एनर्जेटिक होने के बाद ये क्या करेगा, बहुत उड़ेगा, है ना। अब देखो कि जब आपके पास पैसे होते हैं, मान लो कि आपके पिताजी ने पैसे दिए हैं या फिर किसी और ने आपको पैसा दिया है, तो आप क्या करते हो, उस समय आपके पास पॉकेट पूरा गर्म हो जाता है और आप बहुत उड़ते हो, बोलते हो कि यार कि चलो पार्टी वार्टी करते हैं, चलो आज मैं ये खरीद लेता हूँ चाहे वो खरीद लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ भी है कि ये एनर्जेटिक हो गया, ये भी बम बम करेगा, है ना, और ये क्या करेगा, एनर्जेटिक हो गया, यहाँ से मतलब आसपास की चीज़ों को वो छोड़कर निकलना चाहेगा और यहाँ से ये एक्साइटेड होकर वो निकल जाता है और निकलने का मतलब क्या होगा कि इवोपरेट होकर कहाँ चला गया, एयर में चला गया। उसी तरह से जिसके पास सोसाइटी में भी देखो, जिसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना, वो आसपास के अपने लोगों को छोड़ देता है, वो मतलब बोलता है कि आपके स्टेटस, अब मेरा स्टेटस थोड़ा हाई हो चुका है, तो वो थोड़ा और हाई फाई सोसाइटी में जाना चाहता है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल भी जैसे कि एनर्जी ये गेन कर रहा है, जो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, ज़्यादा हाई फाई हो गया, वो क्या होगा, अपने मतलब कि एसोसिएट को छोड़ के वो दूसरे एसोसिएट पकड़ लिया, वो एयर की तरफ चला जाएगा। तो यही इवेपोरेशन का फंडा है। अब क्या होता है कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, जो एनर्जी आप गेन कर रहे हो, तो आप इवेपोरेट करके कहीं जा रहे हैं वो चीज़, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जो एनर्जी उसने लिया है वो बहुत ज़्यादा उसका लॉस होगा, क्योंकि मतलब कि अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनर्जी जो ड्यूरिंग द इवोपरेशन आपको क्या हो रहा है, इवोपरेट करने के लिए बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ओशियन में क्या होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होने के कारण उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए हीट का, तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत इवोपरेशन होने के कारण एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। तो एनर्जी का जब लॉस ज़्यादा होगा तो हीटअप वो जल्दी नहीं हो पाएगा और सरफेस, ठीक है। तो ये इवोपरेशन भी एक फैक्टर के काम किया। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, यहाँ पे आप समझ लो कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ, कोई भी 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, उसको रेज करने कितने डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से उसको रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे वाटर को क्या है कि मतलब कि सेम अमाउंट 1 ग्राम ऑफ वाटर लो एंड 1 ग्राम ऑफ लैंड लो, लैंड क्या ले, लैंड का मतलब कि सॉइल ले लो, ठीक है। अब दोनों को आप दोनों की हीट 1 डिग्री दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। यही तो है हीट कैपेसिटी, अभी आपको मैंने बताया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन, आप फिर से नोट कर लो इसको अगर कॉपी में नोट करना चाहते हो तो। इट इज ए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर और कोई भी चीज़ है, कोई एनी सब्सटेंस
टू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर 1 ग्राम ऑफ आप वाटर ले लो और वही 1 ग्राम ऑफ लैंड ले लो, ये दोनों का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर हीट जो है, हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। आप देखोगे जब एक्सपेरिमेंट करके तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और ये कम ही हीट में ये 1 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लेगा। इससे पता चलता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो कूल डाउन भी देर में होगा और हीटअप भी बहुत देर में होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे कि जो कार्स में या फिर कोई भी व्हीकल में पहले जो कूलेंट जो यूज होता था, जो रेडिएटर में जो कूलेंट यूज होता था, वो वाटर ही डालते थे लोग जनरली कि, लेकिन अब तो मतलब कि और भी अच्छे कूलेंट आ गए, वो कूलेंट यूज हो रहा है। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या फिर ट्रक हो गया, आप देखोगे कि वो बीच बीच में ड्राइवर क्या करता है, उसका बोनेट उठाकर और रेडिएटर में वो पानी डालता है और बाल्टी में हमेशा पानी रखे रहता है। वो इसीलिए पानी का यूज करता है क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वो जल्दी ना तो गर्म होता है ना जल्दी वो ठंडा होता है। ठीक है, तो अगर वाटर पे इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड वाटर के कंपैरिजन में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा लैंड, और जो ओशन है वो बहुत देर में गर्म होगा। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टेम्परेचर का। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि ओशियनिक एरियाज जो होते हैं वो ज़्यादातर क्लाउडेड होते हैं, है ना। मोस्टली दे आर ओशियनिक रीजन में आप जाओगे तो वो वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होता है, जिसके क्या कारण क्या होगा कि इंसोलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो उतना अमाउंट ऑफ सनरेज वहाँ पर आ नहीं पाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्लाउड, ऑब्वियस सी बात है। तो ओशियनिक एरियाज में इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस। आपको पहले ही बताया था कि नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस में क्या क्या है कि भाई कि वो ग्राउंड सरफेस का नेचर मतलब कि स्नोफॉल है वहाँ पे, या फिर वो डेजर्ट है, मतलब डेजर्ट का मतलब क्या कि वहाँ पे सैंडी है, या फिर मतलब कि वेजिटेशन है। ये सब पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। जैसे मान लो कि स्नो है, स्नो जो एरिया है वहाँ पे जो सनरेज है वो क्या होता है कि बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्नो जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सनरेज को, है ना। इसकी एल्बिडो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सनरेज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज नोन एज द एल्बिडो इसकी सबसे ज़्यादा है, 90% तक इसकी एल्बिडो है ना, 70 to 90%। आप ये देखते हो स्नो कवर 70 to 90% ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब ये 70 to 90% रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो टेम्परेचर वो जल्दी हीटअप नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि नेचर ऑफ द ग्राउंड पर भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पे स्नोफॉल एरिया में गए होंगे और वहाँ पे सन निकल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चश्मा यूज करते हैं, दे यूज गॉगल्स। वो सनरेज को मतलब कि ये हो सकता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ जो सनरेज रिफ्लेक्ट होती है कि आपकी आंखें ख़राब हो सकती है, इसीलिए दे यूज़ गॉगल। ठीक है, तो देखा आपने कि स्नो कवर का 70 to 90% है। यहाँ पे मैंने पूरा आपको ये दे दिया है कि किसका कितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करता है। सैंड देखो 20 to 30% ही रिफ्लेक्ट करता है, वो बाकी ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए डेजर्ट क्या होता है, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है और नाइट में आप देखोगे कि तो बिल्कुल वो ठंडा हो जाता है वो सैंड एरिया। ग्रास है वो 14 to 37%, ड्राई ग्राउंड है 15 to 25%, वेट ग्राउंड है वो 10% ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे वेट जो ग्राउंड होता है वहाँ पे वेट होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि यार यहाँ तो पानी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया हो गया, ये सब आप देख लो, एक टेबल मैंने आपको बना के दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड बुक का ही ये पिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है, नेचर ऑफ द ग्राउंड स्लोप। ग्राउंड स्लोप कैसा किधर है, अगर आप देखोगे कि जो सन के तरफ फेस किया हुआ है उसको बोलेंगे सनवर्ड साइड बोलेंगे, अगर विंड है इधर की तरफ मूव कर रहा था विंडवर्ड साइड बोलेंगे। तो जो सन की तरफ फेस है जो स्लोप, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो हीटअप ज़्यादा होगा,
और जो सन के अपोजिट है उसको बोलेंगे लीवार्ड साइड बोलेंगे। ये ज़्यादातर माउंटेन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। तो एक साइड में आपको देखने को मिलेगा कि एक साइड मतलब कि कोल्ड है, ठंडा है, दूसरी तरफ देखो गर्म है। तो ये चीज़ नेचर ऑफ द स्लोप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड का मतलब क्या हुआ? विंड आखिर क्या करता है? विंड क्या करता है? वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है टेम्परेचर का। अगर मान लो कि कोई लैंड एरिया है या ओशन एरिया है, यहाँ से विंड बहुत तेज़ी से जा रही है, तो ये क्या करेगा? विंड क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर गेन करेगा, दूसरी तरफ ले जाएगा टेम्परेचर को, फिर जहाँ पे ले जाएगा वहाँ पे गर्म करेगा, है ना। यही तो होता है एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से वो टेम्परेचर प्रिवेलिंग ऑफ द विंड भी एक कारण है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहा है वो। ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स आप देखोगे दो तरह का ओशन करेंट्स होते हैं। ये मैं ओशिनोग्राफी में भी बताने वाला हूँ डिटेल से, कि पूरे मैप के थ्रू बताऊँगा कि कौन सी मतलब कि कौन सी स्ट्रीम कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि दो तरह के ओशन करंट होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। अगर वार्म जो ओशन करंट है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है ना, क्रूसियो है, तो ये क्या करता है कि क्रूसियो जापान के कोस्ट की तरफ ये मूव करता है। वहाँ पे क्या करता है, जो जापान का जो कोस्ट है वहाँ पर वो जाकर क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये खुद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसी तरह गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जिधर मूव करेगा, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक सी तरफ मूव करेगा इक्वेटर से, तो वो क्या करेगा? वहाँ पर जाके उस ओशन को वो का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इस तरह से कि ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा, ओशन में भी देख लिया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कोल्ड कोल्ड जैसे कि लेब्राडोर, पेरू है। पेरू किधर है? साउथ साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में जो वेस्ट साइड देखो आप, है ना, यहाँ पे पेरू है। तो ये यहाँ पे पेरू इधर क्या है? कोल्ड कोल्ड करंट चलता है। कोल्ड करंट चलने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, है ना। कैलिफोर्निया है। तो ये सब हम लोग मतलब ओशिनोग्राफी में भी देखेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि टेम्परेचर का जो फैक्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ओशन करेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर मतलब कि आप लिख के ले लो कि यूपीएससी मेंस में या फिर पीटी में घुमा फिरा के क्वेश्चन इस पर पूछेगी। अगर डायरेक्ट नहीं पूछा है तो ये मतलब कि ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन समझना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर आप उठा कर देखोगे तो एनसीईआरटी में टेम्परेचर इन्वर्जन लगभग मतलब कि ओनली 200 वर्ड्स में शायद ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन का नेचर तो देखोगे आप पीटी का या मेंस का, तो वहाँ से सॉल्व नहीं होने वाला क्वेश्चन। इसलिए मैंने ये टेम्परेचर इन्वर्जन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश भी करूँगा, ताकि आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाए, और पूरी तरह से कि किस किस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, कहाँ पर कहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से आप इस चीज़ को देखें। यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। बहुत ही इजी चीज़ है कि आपको सीधे ये सिर्फ डिफिनीसन आपको बता देना था कि आपको मतलब कि टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या समझते हो। अब टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ना, मेट्रोलॉजी में भी होता है, आप जियोमॉर्फोलॉजी में भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी आप रिफ्ट वगैरह में देखोगे तो वहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन है। तो इसलिए ये पार्टिकुलरली मेट्रोलॉजी के बारे में पूछा है कि मेट्रोलॉजी में टेम्परेचर इन्वर्जन से आप क्या समझते हो। ठीक है, और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि हाउ डज इट अफेक्ट वेदर एंड हैबिटेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी तो का पार्ट है ही, वेदर को कनेक्ट कर ही रहा है। अब ये सिर्फ 100 वर्ड्स में आया था ये लिखने के लिए, लेकिन अगर मान लो कि चलो 100 वर्ड्स में तो आपको एनसीईआरटी से कुछ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन अगर यही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 250 वर्ड्स में लिखने आ गया, तो आपके पास एनसीईआरटी बहुत कम कंटेंट है, वहाँ से आप उसको नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेटरी रूप में टेम्परेचर इन्वर्जन को समझाया। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब कि थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बहुत सारे बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं कि यहाँ पे आप इसको ध्यान से सीख लो, समझ लो, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं, हाइट गेन करते हैं अर्थ सरफेस से, ट्रोपोस्फेयर में, तो होता क्या है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे हम हाइट अटेंड कर रहे हैं टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, और उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, मैंने आपको बताया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस फेनोमेना से उलट हो जाता है
कि आप मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करने के बजाय वो इंक्रीज हो जाता है, उसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख भी दिया है कि नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड in the troposphere at an average rate of the 6.5 degree Celsius per 1000 meter. But sometimes the normal trend is reversed. नॉर्मल ट्रेंड का मतलब क्या, जो आप हाइट अटेंड कर रहे थे वो डिक्रीज हो रहा था, तो ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब कि वो आप टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है डिक्रीज करने के बजाय। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट इज टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड अप टू फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो फॉर द ग्राफ, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप दिखाओ, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। बहुत यूपीएससी की जो मार्किंग है वो कभी कभी तो ज्योग्राफी में इस तरह से भी होती है कि अगर वहाँ पर मतलब कि किसी फिगर का रिक्वायरमेंट था और आपने फिगर नहीं डाला तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाया है कि नॉर्मल लैप्स रेट में क्या हो रहा था कि हमने देखा कि जैसे जैसे हम हाइट अटेंड कर रहे हैं, ये हाइट का ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने हाइट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। अब देखो नॉर्मल लैप्स रेट में क्या हो रहा था, हाइट जैसे जैसे हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, हम नॉर्मल लैप्स रेट कहेंगे। इन्वर्जन में क्या होता है कि कुछ दूरी तक, है ना, कुछ हाइट तक वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज होने की वजह से। इसलिए हमने देखो कि यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए दिखाया है, 20 से 40 की तरफ गया जैसे जैसे इसने हाइट अटेंड किया, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो पूरी तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन का ग्राफ है। आप जो ये एरिया जो पार्टिकुलर है इसको आप बोल सकते हो टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दो, बहुत कम समय लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में भी, लेकिन एक अलग इफेक्ट देता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं इसके लिए। अब जो टेम्परेचर इन्वर्जन है उसको हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कोई कोई बुक में 3 भी मिलेगा, लेकिन मेनली हमें 2 टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन देखना है। एक होता है नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन और एक होता है एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर चीज़ें स्टैटिक होती हैं, डायनेमिक नहीं है। मतलब कि जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन को भी आप, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है कि ग्राउंड एंड सरफेस इन्वर्जन, या इसको रेडिएशन इन्वर्जन भी बोलते हैं, और दूसरा है अपर एयर इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन में फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, सेकेंड है सरफेस इन्वर्जन एंड थर्ड है वैली इन्वर्जन। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन, इसमें पहला क्या है, रेडिएशनल इन्वर्जन और ग्राउंड एंड सरफेस इन्वर्जन। ग्राउंड एंड सरफेस इन्वर्जन इसको बोला, रेडिएशन इन्वर्जन भी बोला जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा। ये नॉन एडवेक्शनल है, मैंने बताया कि आखिर कि क्यों नॉन एडवेक्शनल इसको बोला। एडवेक्शन का मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफ़र में एडवेक्शन क्या था, हॉरिजेंटल मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजेंटल जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा था उसी को एडवेक्शन बोला था। यहाँ पर है, आप गौर से देखो बहुत सारी चीज़ें ना टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो जाती हैं। अगर आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर है माइंड में तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो इसका जो टर्म ही है नॉन एडवेक्शनल, इसका मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, स्टैटिक होगा वो चीज़, इसीलिए इसको बोला नॉन एडवेक्शनल। तो इसका जो कंडीशन भी है अकर इन स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, इसलिए इसका नॉन एडवेक्शनल बोला गया। इसमें कैसे हो रहा है, मतलब कि इन्वर्जन कैसे हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब कि मैंने आपको बताया कि जैसे हाइट इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय वो बढ़ जाता है। इसमें हो रहा है क्या कि जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में, खास करके जो विंटर्स जो सीज़न होता है, विंटर सीजन में रातें लंबी होती हैं। लंबी रातों होने के कारण क्या होता है कि जो मतलब कि अर्थ सरफेस पे जो रेडिएशन था, यानी अर्थ सरफेस जो हीटअप हो चुका था दिन में, वो कंटिन्यूस रेडिएट करते रहता है, अपना टेम्परेचर कंटिन्यूस रेडिएट करता है। रात क्या है, काफ़ी लंबी है, वो क्या होता है कि रेडिएट कर रहा है, कंटिन्यूस रेडिएट कर रहा है, किस में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है अराउंड द अर्थ,
एटमॉस्फेयर की तरफ वो अपना जो हीट है वो देते रह रहा है। इससे क्या होता है कि जो नियर द सरफेस जो है ना वो कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के कारण आप जानते भी हो कि कोल्ड जो एयर होते हैं वो क्या होता है, भारी होता है ना, उसका वेट ज़्यादा होगा, तो वो ड्रिप करके वो अर्थ सरफेस की तरफ ही आ जाता है, क्योंकि सरफेस भी कोल्ड हो चुका है। इसके जो सराउंडिंग जो एयर होंगे वो भी कोल्ड होंगे, ये ऊपर नहीं उठेंगे क्योंकि कोल्ड हैं, भारी होंगे। तो और जो इसने रेडिएट किया था एटमॉस्फेयर में अपना रेडिएशन, उससे क्या होगा कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ के एयर है वो मतलब कि हॉट हो जाएगा, हॉट होके, लेकिन वो क्या है कि कोल्ड एयर से हल्का है, इसलिए वो कोल्ड एयर के मतलब कि सरफेस पे वो नहीं रहेगा, वो कोल्ड एयर के ऊपर रहेगा, कोल्ड एयर उससे भारी है। तो हुआ क्या कि नियर द अर्थ सरफेस हमने देखा कि कोल्ड एयर है, और उसके ऊपर क्या देखा हमने, हॉट एयर है। तो आप टेम्परेचर क्या देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। यही तो टेम्परेचर इन्वर्जन है, बिल्कुल सिंपल वे है। लेकिन इसी को आप किताब में देखोगे तो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया है, इतना ज़्यादा मतलब कि वो टफ लैंग्वेज में दिया है कि वो समझ में नहीं आता। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, उसके लिए क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए। यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी था। वो मतलब कि डायरेक्ट, मैंने बोला ना कि डायरेक्ट अगर टेम्परेचर इन्वर्जन पर नहीं पूछ रहा है तो उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा। उसमें क्या था कि क्वेश्चन था कि वाई जो ड्रॉपलेट्स, जो ड्यू जो है वो क्लाउडलेस और क्लियर स्काई में ही क्यों फॉर्म होते हैं, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई में फॉर्म होते हैं, उसका वो रीजन पूछा था, कुछ ऐसा तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। या फिर वो इस तरह से स्टेटमेंट बनाया था कि क्लाउडी वेदर में क्यों नहीं मतलब कि ड्यू फॉर्म होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्लाउड होने के कारण क्या होता है, जैसे मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, भले ही लॉन्ग विंटर नाइट हो, लेकिन क्या होगा कि जो अर्थ यहाँ पर जो रेडिएट करेगी, क्लाउड क्या करे, क्लाउड एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को क्या करे, ट्रैप करके वापस अर्थ की तरफ भेज देगा, वो मतलब कि एटमॉस्फेयर में उसको डिस्पर्स नहीं होने देगा। तो जैसे ये यहाँ से हीट अर्थ सरफेस से इसने अर्थ ने रेडिएट किया, क्लाउड ने वापस इसको इधर ही फेंक दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज ही रहेगा तो ड्यू पॉइंट कैसे आएगा, जब ड्यू पॉइंट नहीं आएगा तो ड्यू कैसे फॉर्म होंगे, नहीं होंगे ड्यू फॉर्म। तो यही कारण था। तो इस और जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का जो कारण है कि क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जब क्लाउड है तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ही नहीं अर्थ का। भी मैंने आपको बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वापस से रेडिएट कर देगा अर्थ की तरफ। तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर ही क्यों बोला है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर क्यों बोला है, क्योंकि देखो मॉइस्ट एयर का क्या होता है ना, प्रॉपर्टी होती है मॉइस्ट एयर का कि वो टेम्परेचर गेन कर लेता है बहुत जल्दी। ड्राई एयर के कंपेरिजन में मॉइस्ट एयर टेम्परेचर ज़्यादा गेन करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मॉइस्ट एयर होता, ड्राई एयर मतलब मैं कंडीशन मान रहा हूँ कि अगर ये मॉइस्ट एयर होता तो क्या करता, जो अर्थ के सरफेस के पास वो ज़्यादा वो टेम्परेचर गेन कर लेता। तो अर्थ के सरफेस के पास क्या होता, ज़्यादा टेम्परेचर होता, फिर ऊपर वो नॉर्मल चीज़ हो जाती, नॉर्मल लैप्स वाली बात होती कि जैसे फिर ऊपर जाते तो टेम्परेचर डिक्रीज करता। लेकिन इन्वर्जन में क्या हमें करना है, इन्वर्जन में जो अर्थ सरफेस के जो नज़दीक वाला एयर है वो कोल्ड होना चाहिए। तो अगर वो वेट होगा, मॉइस्ट होता, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो टेम्परेचर गेन कर लेता। ड्राई एयर टेम्परेचर गेन नहीं करेगा। इसीलिए एक कंडीशन ये भी है कि प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर होना चाहिए। आप इस कंडीशन को ढंग से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये कंडीशन यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा जो कंडीशन है वो स्लो मूवमेंट ऑफ एयर है और क्लीन एयर है। स्लो मूवमेंट होना चाहिए एयर का। क्यों, क्योंकि अगर स्लो मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हीट मिक्सअप हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो जाएगा, तो वहाँ पे वो कोल्ड एयर रह ही नहीं पाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। दैट्स वाई देयर शुड बी द स्लो मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट कंडीशन है कि स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस होना चाहिए। मतलब कि अगर पोलवार्ड जाओ तो वहाँ भी आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये जो है स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस है।
ठीक है। स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस आप तो बोलोगे, तो अगर स्नो कवर ग्राउंड सरफेस है तो मतलब कि उसमें आखिर क्या वैसी बात है कि स्नो कवर के कारण, तो स्नो कवर के कारण तो एक तो ये हो गया कि जो ग्राउंड है वहाँ पर क्या होगा, एयर ठंडा हो जाएगा, उसको कूल कर देगा। दूसरी बात है कि वो स्नो भी एक तरह से क्या करता है, वो मतलब कि कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जो ऊपर की जो गर्म हवाएं हैं वो मिक्सअप होने ही नहीं देगा उसको। एक तरह से यहाँ पे कोल्ड और ऊपर हॉट वो मेंटेन करके रखेगा, दोनों को बिल्कुल सेपरेट करके रखेगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस भी एक कंडीशन है। तो देयर आर मेनली 5 कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सरफेस ग्राउंड जो इन्वर्जन है, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है, या फिर रेडिएशन इन्वर्जन बोल लो उसको, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन बोल लो। उसके क्या क्या है, लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर होना चाहिए, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी ये ऑप्शन डाल देती है कि देयर शुड बी द ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द विंड, और अगर ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द विंड है तो क्यों नहीं टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, ये कारण पूछ ले आपसे। क्योंकि जैसे वो कारण पूछा था कि क्लाउड वेदर है वहाँ पे ड्यू क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, ये भी पूछ सकती है कल को। तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ द एयर होगा तो मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ हीट हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इस कारण है। अब देखते हैं कि ये लोकेशन आखिर किस किस लोकेशन पर किस किस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो मेनली जो ग्राउंड जो सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, वो है मेनली आपको लो लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल जोन में आपको ग्राउंड सरफेस वाला मिलेगा। ये चीज़ वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप ये जो लो लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर आप टेम्परेचर का डोमिनेंस ज़्यादा देखते हो, यानी जो सन का जो इंसोलेशन आ रहा है वो आप यहाँ पे ज़्यादा देखते हो। ये चीज़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ ज़्यादा देखते हो, अगर इसका कारण क्या है कि आखिर यहाँ पे क्यों ज़्यादा देख रहे हो, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है एयर सर्कुलेशन, उसमें आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि जो एयर का मूवमेंट है, एयर का जो मूवमेंट है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया, एक कंडीशन ये भी बताया एयर का मूवमेंट। आप वहाँ पे देखो कि एयर का मूवमेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है थ्रू आउट द अर्थ। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती तो ठीक है कि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होना चाहिए था। मैं ये सब एयर सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाऊँगा। वहाँ पे लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे लो है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पोलवार्ड की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे जब ट्रॉपिकल जोन जो आएगा वहाँ पे भी तो सनरेज मतलब कि थ्रू आउट द ईयर लगभग मोस्टली 90 डिग्री पे पड़ता है, वो जोन भी काफ़ी हीटअप होता है। मैंने बताया था 20 डिग्री पे तो सबसे ज़्यादा हीटअप होता है। तो ज़्यादा हीटअप होने के कारण वहाँ भी एयर गर्म होकर ऊपर उठ जाना चाहिए था और लो प्रेशर बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया, कि मतलब कि सिर्फ एयर जो है, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसके कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और इसका कारण भी आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा ढंग से। अभी के लिए इतना जान लो कि जो ग्राउंड सरफेस जो इन्वर्जन है वो लो लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में आपको मोस्टली दिखाई देंगे। ठीक है, पोलवार्ड में भी दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लो लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में ये मोस्ट सिग्निफिकेंस होते हैं। फिर अप टू द हाइट ऑफ 30 to 40 फीट ये दिखाई देता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ग्राफ में भी आपने देखा होगा, ग्राफ में अगर फिर से आप ग्राफ को रिविजिट करते हो तो आपने क्या देखा कि कुछ हाइट तक आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिला, उसके बाद फिर से ये नॉर्मल लैप्स रेट को ही आप ये देख लो। ठीक है, फिर तो इसी को रिजेंबल कर रहा है ना, नॉर्मल लैप्स रेट को ही। तो ये चीज़ है, ये अब जो ग्राउंड सरफेस है, इसलिए वो ग्राउंड सरफेस भी बोला जाता है, उसका नाम भी ग्राउंड सरफेस है, कि ये ज़्यादा हाइट तक नहीं, 30 to 40 फीट तक आपको ये ग्राउंड सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन मिलेगा देखने को। इसका रिजल्ट क्या क्या होता है, अब जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें बोला था कि आखिर की ये ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, वेदर को कैसे अफेक्ट करता है। तो आप देखो वेदर को कैसे अफेक्ट करता है, इससे क्या होता है कि डेंस फॉग फॉर्म होते हैं, कॉजेज डेंस फॉग। ठीक है, और ये
प्रमोट करता है स्टेबिलिटी इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर। स्टेबिलिटी इसलिए भी क्योंकि देखो कंडीशन भी इसका ये है ना कि ये काम एयर होना चाहिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा विंड फ्लो होगा तो उसमें वहाँ पे क्या होगा कि जो हीट का जो रेगुलेशन है वो बहुत फास्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि प्रमोट कर रहा है आखिर एक स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर, कोई टर्बुलेंस एटमॉस्फेयर में नहीं दिखाई दे रहा, उसके कारण ये नहीं हो रहा है ये टेम्परेचर इन्वर्जन। उसके कारण दूसरा टेम्परेचर इन्वर्जन है, वो अभी हम देखेंगे। और फॉग फॉर्मेशन होता है इसके कारण। आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में जब ठंड का मौसम आता है फॉग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप जो व्हीकल के एक्सीडेंट्स देखे होंगे, फॉग में काफ़ी एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। और होता क्या है फॉग में कि फॉग में होने के कारण क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके साथ मिलकर उसको स्मॉग बना देता है, ठीक है। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि जो सीएम हैं जो दिल्ली के, वो उनको कहते सुना होगा कि नहीं नहीं ये जो है ना वो ज़्यादा पॉल्यूशन तो हमने रिड्यूस कर लिया है, ये मतलब कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण हो रहा है। ये स्टेटमेंट था दिल्ली के सीएम का। तो सही भी है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण मतलब कि ये फॉग फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर जो स्मॉग उसमें जो डस्ट पार्टिकल का जो अमाउंट वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉल्यूटेंट्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर इन्वर्जन है अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है थर्मली, ठीक है, दूसरा होता है मैकेनिकली। थर्मली क्या होता है कि आप ये अपर एयर इन्वर्जन है, आपने देखा ये नाम से ही अपर इन्वर्जन एयर है, ठीक है, यानी कि ये ग्राउंड सरफेस से काफ़ी हाइट पे होगा, तो ये ट्रोपोस्फेयर को भी पार कर जाता है। ये लगभग मतलब कि वहाँ होता है जहाँ पे ओजोन लेयर है। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ओजोन लेयर कहाँ है, दैट इज़ एट द लोअर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में वो ओजोन लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर के कारण यानी कि यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रेजेंस के कारण, ओजोन लेयर का प्रेजेंस कहाँ है, 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर मोस्टली ओजोन लेयर वहीं पे पाया जाता है। मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर आप 15 टू 35 किलोमीटर पर ही देखेंगे। तो ये अब यहाँ पर क्या हुआ टेम्परेचर इन्वर्जन, आपको मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर था। ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि नॉर्मल लेफ्ट रेट था। नॉर्मल क्या था कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से ये डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होने के बजाय जैसे हाइट पे जाओगे। और उसका कारण क्या है, ओजोन लेयर। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का ही तो एक कंडीशन बना, तो इसीलिए बोलेंगे ये टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इसका एक मतलब कि एक यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि देयर शुड बी नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ भी वर्टिकल, और वैसे भी जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ रखी है कि वहाँ पे जेट इतने आसानी से क्यों उड़ते हैं, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। तो वहाँ पे कोई ग्रेटर वर्टिकल जो मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जो मतलब कि बस एक फीबल विंड है और साइरस क्लाउड फॉर्म होता है, यह मैंने आपको बताया था। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है मैकेनिकल जो फॉर्म में हो रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है, ठीक है। इसका कंडीशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है मैकेनिकल वाला। और ये किसके कारण होता है, सब्सिडेंस ऑफ एयर एंड टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव मैकेनिज्म। आपको बताया इसका कहने का मतलब क्या है, वही मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक में ना आप बहुत भारी भरकम शब्द देखोगे। सब्सिडेंस ऑफ एयर, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया है ना, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो आसान भाषा में सब्सिडेंस ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ कि जो एयर, जैसे मान लो कि एयर मॉलिक्यूल जो ड्रॉप करके नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, है ना, उसको सब्सिडेंस बोलेंगे। कन्वेक्टिव, आपको मैंने कन्वेक्टिव करंट के बारे में बताया कि कैसे हीटअप होकर ऊपर जा रही हैं और कैसे जो मतलब कि जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरह सब्सिड कर रही है। तो इसके मतलब क्या होगा, ग्रेटर हाइट पर क्या होगा, जो हीटअप होकर जो एयर ऊपर की तरफ जाएंगी तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ही ना। तो यानी कि हाइट के अनुसार वो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। इसी कारण ये मैकेनिकल के रूप में बताया कि इसको कि मैकेनिकल एक वे है जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, ठीक। तो ये हमने देख लिया अपर एयर इन्वर्जन।
और आप ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर की तरफ। नेक्स्ट जो टाइप था वो था एडवेक्शनल इन्वर्जन। मैंने नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन का बताया था कि वो स्टैटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा वो डायनेमिक। ठीक, इसका कंडीशन क्या है, इसकी जो कंडीशन है कि ड्यू टू आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोमेंट ऑफ द एयर। ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो एडवेक्शन, ये मोमेंट ऑफ एयर ही तो देखा था, तो ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ द एयर के कारण हो रहा है। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग विंड मोमेंट एंड अनस्टेबल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वहाँ पे क्या था कि एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी था, वो रिजल्ट हमने देखा था, है ना, नॉन एडवेक्शन का। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंट एयर होना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मोमेंट होना चाहिए एयर का, एंड अनस्टेबल कंडीशन होना चाहिए एटमॉस्फेयर का। अब इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोमेंट ऑफ एयर, कि किस तरह से वो जो एयर है उसका क्या मोमेंट है, उसके अनुसार हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एडवेक्शनल इन्वर्जन को। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, फ्रंटल एंड साइक्लोनिक इन्वर्जन। सेकेंड है सरफेस इन्वर्जन, ये दूसरा सरफेस इन्वर्जन है, यानी कि एडवेक्शनल वाला, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर के कारण होता है ये। तीसरा है वैली इन्वर्जन, ये ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है उसके कारण भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, और वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है उसके कारण भी हो रहा है। और ये फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन एक अलग है। इसको समझने के लिए ऐसे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाता, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक है इन्वर्जन का, तो इन्वर्जन के अनुसार मैं इसको ढंग से, फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन होता क्या है, मैं आपको एक इन्वर्जन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। देखो ये है हमारा अर्थ। अब होता क्या है कि ये रहा इक्वेटर, ये एक लैटिट्यूड, अपर जैसे लैटिट्यूड की तरफ जब जाते हो तो पोल वार्ड से, है ना, पोल वार्ड से, पोल क्या है, ठंडा है, वहाँ से जो एयर्स आएंगी वो क्या है, कोल्ड एयर आएगा। ठीक है, और जो इक्वेटर साइड से जो एयर मूव होंगी वो क्या होगा, हॉट एयर होंगी। ठीक, जो कोल्ड एंड हॉट एयर जहाँ पे मर्ज करेगा ना, जहाँ पे जो वो जहाँ पे मिलेंगी, जो मीटिंग पॉइंट होगा दोनों का, वहीं पे फ्रंट बनता है। ये मैं साइक्लोन वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, फ्रंटोजेनेसिस में। तो ये फ्रंट बनता है, यानी कि कोल्ड एयर मास एंड हॉट एयर मास, है ना, दोनों जब आपस में मिलेंगी तो ये फ्रंट का निर्माण करता है, फ्रंट बनता है, और इसी को फ्रंट और साइक्लोनिक इन्वर्जन भी बोलते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्जन कैसे, आखिर इन्वर्जन में मैंने क्या बताया था कि हाइट के अनुसार वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बदले वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कोल्ड एयर है एंड हॉट एयर है। होता क्या है कि कोल्ड एयर नीचे बैठ जाता है, हॉट एयर उसके ऊपर सबसाइड हो जाता है। हॉट एयर को ऊपर ढकेल देता है, कोल्ड एयर खुद नीचे सबसाइड कर जाता है और हॉट एयर को ऊपर ढकेल देता है। तो इसके कारण ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, और इस टेम्परेचर के इन्वर्जन को क्या बोलेंगे, फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन। क्लियर। नेक्स्ट था सरफेस इन्वर्जन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर के कारण सरफेस इन्वर्जन। तो सरफेस इन्वर्जन ये पहले जैसा ही है, पहले वाला। यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो सरफेस है, यहाँ पे मैंने बोला था कि एडवेक्शन होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो गर्म होके ये इधर की तरफ जाएंगी, और गर्म होके फिर ये ऊपर भी उठेंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ग्राउंड की तरफ कोल्ड एयर आ जाती हैं, और इसके ऊपर क्या आ जाती हैं, हॉट एयर आ जाती हैं। इसको बोलेंगे सरफेस इन्वर्जन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के कारण। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के कारण वो टेम्परेचर मिक्सअप हो रही है, वहाँ के ग्राउंड के टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ग्राउंड के एयर क्या कर रहा है, जो ग्राउंड का जो मतलब कि हॉट एयर था उसको रिप्लेस करके कोल्ड एयर ला रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो हॉट एयर है। ठीक है, ऊपर क्या है, हॉट एयर ऑलरेडी है। अगर आप ये वर्टिकल मूवमेंट आप इसको मान रहे हो कि यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ जाएगा, ये वर्टिकल मूवमेंट है। तो ये मैं बताऊँ यहाँ पे आपको
कि हॉरिजेंटल जो मूव कर रहा है ये क्या कर रहा है कि हीट को डिस्पर्स कर रहा है। हीट को डिस्पर्स किया, यहाँ पे कोल्ड एयर कोल्ड एयर का मतलब एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन ऊपर क्या थी, हॉट एयर थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर हॉट एयर आ गया, नीचे कोल्ड एयर आ गया, तो जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट, और इसको कहते हैं कि वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन बहुत ही मतलब कि शानदार चीज़ है। ये मैं ढंग से समझो इसको, कि जैसे कि ये मान लो है ना, माउंटेन्स है, ये वैली है, ओके, दिस वन इज द वैली। होता क्या है कि वैली की तरफ एयर जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ये क्या आ गया, ऊपर की तरफ उठेंगी स्लोप से। ठीक है, स्लोप से ऊपर की तरफ उठ जाएंगे वैली एयर। ठीक। और माउंटेन एयर ठंडा होने के कारण क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएंगी, है ना, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएंगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर हो जाएगा। ओके। और ये हॉट एयर ऊपर उठ गई हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, हॉट एयर हो जाएगा। हुआ ना टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको किताब में बहुत टफ लैंग्वेज में दिया है, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि वैली का एयर हॉट हुआ, हॉट होने के बाद हल्का होगा, हल्का होने के कारण ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के कारण ये माउंटेन की तरफ आएगा, और माउंटेन का जो कोल्ड एयर है वो डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ लुढ़केगा और वैली की तरफ जमा हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अब इसके कारण क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या है। पूछा था क्वेश्चन में कि आखिर ह्यूमन लाइफ वहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोल्ड एयर एक्यूमुलेट हो जाता है, कोल्ड इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है यहाँ पे कि फ्रॉस्ट की कंडीशन बन जाती है। फ्रॉस्ट की कंडीशन में कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, सब चीज़ें जम जाएंगी, इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। यहाँ पे आप कोई वेजिटेशन नहीं देखोगे, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं देखोगे आप। इसलिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होगा, ये जो अपवर्ड साइड ऑफ द स्लोप है वहाँ पे आप ह्यूमन एक्टिविटी देखोगे। समझ गए। तो ये चीज़ है। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा भी था, ये एक तरह से मैंने बता भी दिया है, अभी पूरे लेक्चर में मैंने बताते चला हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है। फिर भी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला मैंने क्या बताया कि फॉग फॉर्मेशन है। फॉग इज फॉर्म ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द वार्म एयर एबव एंड कोल्ड एयर बिलो। इसका मैकेनिज्म भी देखो, समझ लो कि कैसे फॉग फॉर्म हो रहा है। कि वार्म एयर क्या है, एबव है, तभी तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। कोल्ड एयर बिलो है, बिकॉज द वार्म एयर इज कूल्ड फ्रॉम द बिलो। क्या हो रहा है, वार्म एयर क्या हो रहा है कि देखो, ये मान लो कि ऊपर क्या है, वार्म एयर है, ढंग से समझो, ऊपर क्या है, वार्म एयर है, और नीचे क्या है, कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर से। अब ये जो कांटेक्ट में, यहाँ जो कांटेक्ट में आएगा जो एयर होगा, ये वार्म के कांटेक्ट में, तो क्या कह रहा है कि वार्म एयर इज कूल्ड फ्रॉम द बिलो। तो ये जो यहाँ पे क्या होगा, जो ये सरफेस, यहाँ पे कुछ तो वार्म जो एयर होंगे वो कूल होंगे। कूल होने के कारण क्या होगा कि कंडेंसेस करेंगे, कंडेंसेशन होगा वहाँ पे। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि वापस से वो वाटर वेपर से वो मतलब कि वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट कंडेंसेशन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे अराउंड अ सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि डस्ट पार्टिकल के साथ ये मिल जाते हैं, उसके साथ ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, उसके अराउंड ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके अराउंड क्या होगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, फॉग का फॉर्मेशन करेगा, और स्मॉग के कारण यही क्या हो जाता है, स्मॉग में बदल जाता है। जो मैंने पहले भी बताया कि सीएम ने क्या बोला था, टेम्परेचर इन्वर्जन का कारण बताया था। अब जो है ये फॉग का क्या इफेक्ट करता है ना ह्यूमन लाइफ पर। तो एक तो मैंने बताया कि काफ़ी मतलब कि एक्सीडेंट्स होते हैं, वो तो है ही। फार्मर्स के लिए काफ़ी बेचारों के लिए ख़राब हो जाता है फॉग। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर क्रॉप को इफेक्ट करता है। यहाँ पे ये अनफेवरेबल होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द ग्राम्स, है ना, चने के लिए, पीज, मस्टर्ड प्लांट्स एंड वीट वगैरह के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है फॉग का। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो यमन के हिल्स में, जो अरबिया, जो यमन के हिल्स में जो कॉफ़ी होते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। कैसे फेवरेबल होता है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। तो क्या है, कॉफ़ी प्लांटेशन को ना एक लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर सनरेज आएगा तो टेम्परेचर बढ़ा देगा, उसके कारण क्या होगा कि वो कॉफ़ी कॉफ़ी प्लांटेशन ठीक नहीं हो पाएगा, है ना, उसका इफेक्ट करेगा। तो फॉग क्या करता है, जो सनरेज है उसको आने से रोकता है,
कॉफ़ी प्लांट्स को सनरेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है, ठीक है। तो इसलिए कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए यमन की तरफ साइड में ये फेवरेबल है। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या इफेक्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो ये काउज फ्रॉस्ट भी, अगर फ्रॉस्ट क्या होता है कि अगर ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर नीचे चला गया, डाउन चला गया, तो फ्रॉस्ट फॉर्म कर देता है। नहीं तो अगर ऊपर है तो वो फॉग फॉर्म कर रहा है, नीचे चला गया तो फ्रॉस्ट फॉर्म करता है, यानी टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया तो फ्रॉस्ट फॉर्म करेगा। तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा। तो मेनली आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इन्वर्जन अनफेवरेबल कंडीशन ही क्रिएट करता है। कुछ कुछ जगह जैसे कॉफ़ी के लिए वो अच्छी चीज़ है, तो वो एक हो गया कि फॉग, चलो एक फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर इन्वर्जन का फेवरेबल कंडीशन हुआ। जैसे कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है ना, तो ये एक सिग्निफिकेंस है इसका टेम्परेचर इन्वर्जन का। मैंने बताया था ग्राउंड वाला, जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन वाला, तो वहाँ पे क्या बोला था, उसका कंडीशन क्या हो कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि मूवमेंट ऑफ द एयर को स्टॉप कर देता है ना, उसके कारण ही वो टेम्परेचर इन्वर्जन फॉर्म होता है। तो एक चीज़ आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एंटी साइक्लोनिक जोन है, जो नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि रेनफॉल नहीं होगा, ये टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ही। ड्राई कंडीशन, आपको सरफेस इन्वर्जन में बताया ड्राई कंडीशन वो है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ड्यू टू द सब्सिस्टेंस ऑफ एयर, अभी मैंने बताया फ्रंटल एंड मतलब कि फ्रंटल एंड साइक्लोनिक में। एंटी साइक्लोनिक जब आप हायर लैटिट्यूड जैसे 40 डिग्री 30 डिग्री अराउंड है, तो वो वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक एक चीज़ होती है। ये हम सब मतलब कि जो साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 20 एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड पर ये ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉर्म कर देता है वेस्ट में। ये ट्रॉपिकल डेजर्ट क्यों फॉर्म कर रहा है वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आखिर वेस्ट के साइड ही डेजर्ट्स क्यों हैं। ज़्यादातर आप देखोगे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं वेस्ट की तरफ हैं। आप सहारा डेजर्ट देख लो, या फिर मतलब कि कालाहारी डेजर्ट देख लो, अटाकामा, मतलब कि ये सारे जो डेजर्ट्स हैं आपको वेस्ट, या पेरू में डेजर्ट देख लो, सब वेस्ट कोस्ट पे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वेस्ट कोस्ट, तो एक तो है कि कोल्ड करंट वहाँ पे है, ओशियनिक करंट, और दूसरा कारण ये भी है। हाँ, तो ये जो पेरू है, पेरू के पास मतलब कि आप देखोगे, या फिर साउथ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट देखोगे आप, या फिर अपने इंडिया में देखो आप थार डेजर्ट देख लो, ये सारे वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ, और ये 20 एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड के वेस्ट की तरफ है। इसका कारण वही है कि एंटी साइक्लोनिक यहाँ पे कंडीशन फॉर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरा कारण जब हम ओशियनोग्राफी में देखेंगे कि यहाँ पे कोल्ड करंट्स, जो वेस्टर्न जो साइड है वहाँ पे कोल्ड करंट्स बढ़ते हैं। कोल्ड करंट्स के कारण वहाँ पे ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ पे डेजर्ट है। यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ चुकी है कि मतलब कि ऐसे क्या क्या कंडीशंस हैं कि जिसके कारण 20 to 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है वेस्ट में, वहाँ पर डेजर्ट फॉर्म होता है। तो ये एक था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स होता क्या है, तो जनरली देखो, आइसोथर्म्स जो हैं वो आप ग्लोब लो या फिर मैप लो, वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करो। आप लाइन ड्रॉ करो, और लाइन को किसको मिलाना है कि जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर जो रीजन है, वो इक्वल टेम्परेचर वाले रीजन को आप लाइन से मिलाओ। जो लाइन फॉर्म होगा ना, उसी को कहेंगे आइसोथर्म। It means that these are the lines drawn on the maps joining the places of equal temperature reduced to sea level are called isotherms। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि ये डिफिनेशन में reduced to sea level लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बताता। डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल टेम्परेचर, ये एडजस्टेड टेम्परेचर है, एडजस्टेड टू सी लेवल, कि सी लेवल से आप देख रहे हो कि उसका वो टेम्परेचर क्या है, तो ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है। इसीलिए क्या है कि आइसोथर्म्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए कोई काम के नहीं है। अगर मैं फार्मर की बात बोलूँ कि उसको किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन की, उसके फार्म की टेम्परेचर जानना है, किसी रीजन का टेम्परेचर जानना है, क्यों जानना है टेम्परेचर, ताकि वो एक फेवरेबल कंडीशन की तलाश में अपने क्रॉप के लिए, तो आइसोथर्म्स विल नॉट हेल्प देम, क्योंकि ये एडजस्टेड टेम्परेचर है। इट इज़ नॉट द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस,
ठीक है, ये एक है। अब इसके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि आइसोथर्म्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। तो नॉर्मली जो आइसोथर्म जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है और जनरली ये लैटिट्यूड्स के पैरेलल होते हैं। आप जैसे कि ये देखो अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया। जो ये लैटिट्यूड्स जो है, मैंने बताया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर कुड बी नंबर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं उसके पैरेलल में ही जो आइसोथर्म आप खींचोगे तो ये इसके पैरेलल आपको मिलेगा ये चीज़, क्योंकि आप लैटिट्यूडनल वेरिएशन का ही आप पॉइंट से हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो मतलब कि सेम टेम्परेचर है वो मिला रहे हो। और आपको पता है कि लैटिट्यूड के वेरिएशन के कारण टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि लैटिट्यूड का रिलेशन हुआ टेम्परेचर से और आइसोथर्म का, इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिट्यूड का जो रिलेशन हुआ वो आइसोथर्म से हुआ। तो लैटिट्यूड के जो आइसोथर्म क्या होते हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं, मोरलेस पैरेलल होते हैं जनरली। अब और आपको मैंने बताया था, जो अभी मैंने बताया कि ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड पे, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जनरली आइसोथर्म्स आर स्ट्रेट बट दे बेंड एट द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ये देखो मैं आपको एक पिक के इससे दिखाता हूँ मैं आपको कि जनरली क्या है कि ये जितने भी लाइंस देख रहे हो ये आइसोथर्म्स हैं, ठीक है, दीज आर आइसोथर्म्स। ये एनसीईआरटी बुक का ही पिक है। ये देखो ये आइसोथर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी लाइन हैं। अब ये मोरलेस ये स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जहाँ पर कॉन्टिनेंट आता है, कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ गया या ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगा तो वहाँ पर वो बेंट होगा। आप ये देख लो, ये देखो पैसिफिक ओशियन है, ओशियन से अभी ये कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बेंट हो गया, ठीक। फिर आप यहाँ पे देख लो, ये कॉन्टिनेंट में मोरलेस ये स्ट्रेट रहा, जैसे ही इसे अब ओशियन की तरफ आना है तो ये यहाँ पे बेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप सभी जगह देखोगे, यहाँ पे ये आइसोथर्म है, ये पार्टिकुलर आइसोथर्म को ले लो, यहाँ पे बेंट हुआ क्योंकि ओशियन से ही इसको कॉन्टिनेंट की तरफ गया। फिर यहाँ पे कॉन्टिनेंट से जब ओशियन की तरफ फिर बेंट हुआ, फिर ये ओशियन में देखो लीनियर चला, फिर यहाँ पे इसको कॉन्टिनेंट की तरफ आना था तब फिर ये बेंट हुआ। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक निकल के सामने आता है कि मोरलेस दे आर स्ट्रेट बट दे बेंट व्हेन दे चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम द कॉन्टिनेंट टू ओशियन और ओशियन टू कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अब ये जो बेंट होता है वो आखिर क्यों होता है, तो मतलब कि मैंने पहले भी बताया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में कि लैंड एंड ओशियन का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो डिफरेंशियल मतलब कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों में, लैंड और ओशियन में, दोनों अलग अलग रेट से टेम्परेचर गेन करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसके कारण ये बेंट हो रहा है। नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादातर जो आप देखोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इरेगुलर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा रेगुलर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कॉन्टिनेंट ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट ज़्यादा होने के कारण क्या है, यानी लैंड जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर आप डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको वो कॉन्टिनेंट में मिलेगा। उसके हमने फैक्टर्स देख रखे हैं कि आखिर क्यों ऐसा है। और साउदर्न में ज़्यादातर 30 डिग्री साउथ से जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको ओशियन ही ओशियन है। तो इसके कारण क्या है कि वहाँ पे मोर आपको रेगुलर आइसोथर्म्स दिखाई देंगे। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लोजली स्पेस्ड हैं, क्लोजली स्पेस होने के कारण कि दे आर स्टीपर, है ना, ये इसको बोल सकते हैं कि दे आर स्टीपर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर ज़्यादा वाइड हैं। ऐसा आखिर क्यों है कि ये क्लोजली स्पेस्ड हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वाइडली स्पेस्ड हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में? तो वही कॉन्टिनेंट वाली बात कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट होने के कारण क्या है कि टेम्परेचर जो डिफरेंस है, जो मतलब कि टेम्परेचर जो इंटरवल है वो बहुत कम है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। जैसे ही मतलब कि आप लैटिट्यूड वेरिएशन करोगे तो टेम्परेचर वेरी हो जा रहा है कॉन्टिनेंट की तरफ, तो इसलिए ये क्लोजली स्पेस होंगे।
मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है ये मैंने तो मतलब कि किसी टीचर से नहीं सुनी कि उसने ऐसे एक्सप्लेन किया हो। कि मैंने बहुत सारे टीचर से पूछा कि आखिर ये क्लोजली स्पेस्ड क्यों है, नहीं बताते रीज़न, ना ही किताब में दे रखा है। लेकिन अगर आप लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स होने के कारण वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो बहुत जल्दी होगा, क्विक टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर क्विक टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो आपको क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ क्लोजली आपको आइसोथर्म खींचने पड़ेंगे, इसीलिए वहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है आइसोथर्म्स। और यहाँ पर आप जब भी आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वहाँ पे ओशियन है। ओशियन में क्या है, मैंने आपको जो अभी बताया था मैंने आपको ऊपर वाले स्लाइड्स में कि ओशियन होने के कारण वहाँ जो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन उतना जल्दी नहीं आ पाता है। ओशियन के कारण वो मोरलेस टेम्परेचर वहाँ पे सेम ही होता है, कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाता। कोस्टल एरिया में भी आपको मैंने बताया था ये चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे आइसोथर्म्स आपको जो मिलेंगे वो वाइडली स्पेस्ड मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आइसोथर्म्स ट्रेंडिंग फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द ओशियन बेंड टुवार्ड्स इक्वेटर साइड, वो बेंड करता है। ये समर सीजन में, जैसे जो समर सीजन में क्या होता है कि जो आइसोथर्म्स हैं, आप एक बार देखोगे, अभी मैं मतलब कि जनवरी एंड जुलाई दोनों का आइसोथर्म्स का आपको मैप पे दिखाऊंगा कि जनवरी में क्या है, जुलाई में क्या है। जनवरी में विंटर सीजन होता है, ठीक है, नॉर्थ साइड में, और जुलाई में समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये दोनों की कंडीशन दिखाऊंगा। वहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्दर्न जो आइसोथर्म्स है वो लैंड की तरफ, जैसे लैंड से आप ओशन की तरफ जाते हो तो पोलवार्ड बेंड होगा। कब होगा? समर में। और पोलवार्ड बेंड शिफ्ट होगा जब हम विंटर में जाएंगे। और इसका वाइस वर्सा ले लो कि ये कहाँ लैंड से जा रहा है, ये ओशियन की तरफ। उसी तरह से जब ओशियन के से जब लैंड की तरफ जाएगा, है ना, ओशियन टू कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगा, तो ये पोलवार्ड शिफ्ट हो जाएगा समर में, और इक्वेटर वार्ड शिफ्ट हो जाएगा विंटर में। अब ये देखो यहाँ पे आप, ये कब का है? जुलाई का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो जनवरी का। एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आया नहीं है तो एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि समर सोलिसिट हम देखते हैं जून में होता है, 21 जून। एंड जो विंटर सोलिसिट जो होता है वो 22 दिसंबर होता है। फिर भी हम जुलाई एंड जनवरी क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए कि टेम्परेचर जो एक्सट्रीम जो होता है, वो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर कंडीशन होता है वो जून के बजाय जुलाई में होता है, एक्सट्रीम हॉट वेदर। एंड यहाँ जनवरी में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जून में समर सोलिसिट स्टार्ट हुआ है 21 जून को, लेकिन उसका इफेक्ट जुलाई में आ रहा है? क्योंकि हीट होने में टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है। कोई भी हीट अप होगा वो टाइम, उसका इफेक्ट थोड़ा बाद में आएगा। इसलिए आपने देखा होगा टेम्परेचर की एक और बात, खासियत देखी होगी आपने कि रात को समय में आप देखोगे कि कौन सा समय में सबसे ज़्यादा अच्छी नींद आती है आपको। ऑब्वियसली बात है 4 बजे के लगभग, 3 से 4 बजे के लगभग बड़ा जोरदार नींद आती है उसमें। वो इसलिए होता है कि उस समय समर में देखोगे आप कि टेम्परेचर सबसे, जो अगर आपने मेजर करोगे टेम्परेचर, तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको 3 to 4 o'clock के अराउंड ही आपको मिलेगा सुबह में। ऐसा इसलिए होता है, रात तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो उसका इफेक्ट जो होता है वो 3 से 4 बजे के पर ही जाके हमको मिलता है। उसी तरह से आप जब देखोगे कि नून में क्या होता है कि सन पूरा ओवरहेड होता है, लेकिन जो उसका जो इफेक्ट होता है, गर्मी का जो इफेक्ट होता है, वो आपको 2 PM के अराउंड मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि वो टाइम लेता है इफेक्ट आने में, ठीक है। जल्दी से कोई चीज़ें ना गर्म होंगी, ना जल्दी से कोई चीज़ें ठंडी होंगी। तो इस कारण इसलिए हमने यहाँ पे जुलाई और जनवरी का लिया है। ये NCERT का ही है। यहाँ पर आप देखो कि आपको अभी मैंने जो नेचर बताया क्या था यहाँ पे, कि जब हम लैंड से ओशन की तरफ जा रहे हैं समर सीजन में क्या होगा, ये इक्वेटर की तरफ बेंड होगा। ये समर है, ठीक है। लैंड से ओशन की तरफ आए, किधर बेंड हुआ? इक्वेटर की तरफ बेंड हुआ है ना। ये देखो, ये इधर नीचे की तरफ बेंड हुआ है, यानी इक्वेटर की तरफ बेंड हुआ है। और इसका वाइस वर्सा, जब हम मतलब कि ओशन से जब कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे, ठीक है, तो समर में क्या होगा, वो पोलवार्ड की तरफ मूव होगा। तो जब ओशन से आप कॉन्टिनेंट की तरफ देखोगे तो पोलवार्ड की तरफ मूव होगा। फिर आप उसका उल्टा कर लो यहाँ पे जनवरी में, विंटर सीजन में, कि जब यहाँ पे ओशन से जब कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगा तो पोलवार्ड मूव होगा,
है ना, ड्यूरिंग समर, और इक्वेटर साइड मूव होगा ड्यूरिंग विंटर। आप ये फिगर में देख सकते हो। अब आपने ये देखा आइसोथर्म से एक चीज़ और पता चल रहा है हमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? लैटिट्यूड के कारण हो रहा है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण हो रहा है। हमने देखा कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मतलब कि अलग अलग आइसोथर्म्स हैं। और ये डिफरेंट सीजन का भी देख लिया हमने कि सीजन हमने बदला लेकिन वो लैटिट्यूड पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2013 में। ठीक, अब आप देखो कि देयर आर वेरियस फैक्टर की जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं, है ना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप ये देखो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कहाँ बोला है? इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज़ हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज़। हमने पहले ये डिस्कस किया है आगे पहले पिछले वाले स्लाइड्स में कि आखिर ऐसा क्यों है। द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज़ हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज़। रेंज मैंने आगे अब बताया था आपको कि कोस्टल एरियाज़ में रेंज जो होगा वो मिनिमम होगा। पिछले आप स्लाइड्स में जाके वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में वो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। रेंज मैंने बताया था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में डिफरेंस ही रेंज होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो रेंज होता है। तो कॉन्टिनेंट्स में ये रेंज बड़ा होगा, लेकिन जो कोस्टल एरियाज में ये रेंज छोटा होगा। अब ये ऐसा होगा, लेकिन इसका रीज़न पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है रीज़न। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर। ये हमने अपने टॉपिक्स में भी डाला था कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, या थर्मल यही डाला था। तो थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर वैलिड रीजन है। ठीक है, दूसरा है कि वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब ये बताओ आप, ठीक है, चलो आगे के भी ऑप्शन देखते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, और फोर्थ ऑप्शन है कि हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट्स। जो कोस्टल एरियाज़ है तो वहाँ पर ये बोला है कि हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज़। ऐसा होता है क्या? अगर आप नॉर्मली किसी भी आदमी से पूछो कि जो थोड़ा ट्रैवल किया हो, तो वो भी इस स्टेटमेंट को गलत काट देगा, क्योंकि कोस्टल एरियाज में आप कहीं भी बीच वगैरह पे चल जाओ, वहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, और रेगुलरली रेनफॉल देखने को मिल ही जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीरियर के कंपेरिजन में कोस्टल जो एरिया हैं वहाँ पे हैवी रेन होता है, और लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल उलट बोला है उसका, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। यानी कि ये हम श्योर हो चुके हैं कि फोर्थ ऑप्शन तो गलत है, यानी कि ऑल द एबव तो नहीं होगा। तो हम डी ऑप्शन को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर। क्या ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ पर ज़्यादा होगा ना, कि जहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं है उसके लिए कुछ। लेकिन आप इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में आओगे तो वहाँ पे मतलब कि जो उसके टेरेंस हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो मतलब लैंडफॉर्म्स, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, उसके कारण क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएगा। तो विंड का जो मूवमेंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। जहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं होगा वहाँ पे ज़्यादा विंड बहुत तेज़ी से मूव करती है। ये हम नेक्स्ट वाले भी चैप्टर में देखेंगे कि साउथ में, जैसे कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि रोअरिंग 40s का नाम सुना होगा आपने, है ना, तो श्रिंकिंग 60s का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली विंड बहुत तेज़ चलती है, 40 डिग्री साउथ में, 50 डिग्री साउथ पे, 60 डिग्री साउथ पे, और उसका डिफरेंट नेम है इसी कारण। तो ये तो सरासर गलत हो गया कि स्ट्रॉन्ग विंड होगा इंटीरियर में, यानी कि हम थर्ड ऑप्शन को भी स्ट्राइक आउट कर चुके हैं, तो यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा दो। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है, जो हमने ऊपर वाले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर। मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अनुसार आपको बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, इवोपरेशन के अनुसार बताया। ये भी बताया कि पेनिट्रेशन जो होता है सनरेज का वो वाटर में ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा वॉल्यूम तक वो कवर की तरफ जाता है। तो अगर स्मॉल वॉल्यूम को हमें गर्म करना हो तो जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी लैंड स्मॉल वॉल्यूम में गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाएगा, और ओशियन में वो
लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सन के रेज, इसलिए वो लेट से गर्म होगा। तो ये तो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब हमें ए एंड बी ऑप्शन में लग रहा है कि दोनों में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं, मेन है कि यानी कि 1 तो पूरी तरह से सही है, और ऑप्शन में भी अगर आपको पता भी नहीं होता कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, फिर भी आप बोल सकते थे अब कि हाँ कि 1 ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑप्शन दोनों में कॉमन है। मेन हमें, अगर हम सेकेंड ऑप्शन को स्ट्राइक आउट कर ले तो ए पे पहुंच जाएंगे, अगर सेकेंड ऑप्शन अगर सही होगा तो हमें बी पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को, यानी कि मेन अब जो आंसर डिपेंड कर रहा है वो सेकेंड ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। वेरिएशन इन लैटिट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अब ये बताओ आप कि ये है ग्लोब ले लो, है ना, अर्थ ले लो, लैटिट्यूड्स हैं, ये आपका इक्वेटर हो गया, डिफरेंट लैटिट्यूड्स हो गए। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये लैटिट्यूड पर ओशियन ही ओशियन होगा सिर्फ, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं होगा? एक ही लैटिट्यूड पर, है ना, दोनों हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं, ओशियन भी हो सकता है। अल्टीट्यूड यहाँ पे बोला ऊंचाई, कि कॉन्टिनेंट की ऊंचाई जो होती है वो ज़्यादा होती है और ओशियन की ऊंचाई वो कम होती है। तो ऐसा है क्या? अगर आप अर्थ को देखोगे, अगर आप मैप में देखोगे तो ऐसा मतलब कि नहीं है। देर आर प्लेसेस वहाँ पर दोनों सेम ही लेवल पर हैं। देर आर प्लेसेस की मतलब कि ओशियन से मतलब कि ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो दोनों बराबर लेवल पर हैं। तो इसके वजह से टेम्परेचर डिफरेंस अगर कुछ ये जो मेजर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि देयर आर प्लेसेस यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन जो सेम लेवल पर है, ठीक है। मतलब कि अगर आप ये देखो कि ओशियन लेवल जो हम लोग डाउन लेते हैं और कॉन्टिनेंट लेवल हम लोग ऊपर लेते हैं, ओशियन से मापते हैं, तो वो जो वेरिएशन है कि कितना का आप ये मानते हो कि कितनी मतलब कि हाइट का ये डिफरेंस होगा? बहुत नेग्लिजिबल हाइट होगा अगर एक ही लैटिट्यूड पर देखें तो, समझ रहे हो? तो ऐसा तो है नहीं ऐसे ना कि हम लोग बहुत सारे किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। एक लेयर है कि यहाँ पे सिर्फ ओशियन होगा, एक फ्लोर बना दिया गया है कि एक कॉन्टिनेंट होगा। फ्लोर वाइज तो नहीं है ना, शिफ्ट हमने डिस्टेंस देखा। जैसे कि मान लो कि ये यहाँ ओशियन है, ठीक है, ओशियन है, ये लैंड है, ये कॉन्टिनेंट हो गया। आप ये हाइट, अगर इस हाइट के बारे में बोल रहे हो कि ये लैटिट्यूड के बारे में बोल रहे हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस, कोई मेजर टेम्परेचर डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये हाई नहीं मिलेगा आपको। जो ये बोला था एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई की बात किया था। तो ऐसा नहीं है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ हाई और कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, तो इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है ये चीज़। तो इसलिए आप सेकेंड ऑप्शन को स्ट्राइक आउट कर सकते हो, तो बच जाते हो आप ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। तो ये था ऑप्शन, आप ये देखो कि, और एक और चीज़, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, देन गो विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये दे रखा है और उसके नीचे दे रखा है कि जो आइसोथर्म्स के जो वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन वो भी ओशियन और लैंड्स के जो अलग अलग टेम्परेचर है उसके कारण जो वेरिएशन हो रहा है। क्योंकि ये दो फिगर से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर कि ओशियन जो आइसोथर्म्स के आप जो डिफरेंट टेम्परेचर दे सकते हो ओशियन की तरफ और कॉन्टिनेंट की तरफ, तो दोनों का रेंज देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड है ना, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिप है, यहाँ पे वाइडली स्पेस, जहाँ पे ओशियन है वाइडली स्पेस है। तो आइसोथर्म हमें यही बताता है कि ओशियन का और जो लैंड है एंड जो वाटर है उसका जो डिफरेंशियल जो थर्मल जो डिफरेंस है उसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है ये दोनों फिगर का, इसीलिए इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड आर फाउंड इन द रीजन वेयर, है ना। 4 ऑप्शन दे रखा था आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, तो मतलब कि ऐसी कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ कि अगर वार्म एंड कोल्ड
एटमॉस्फेरिक जो करंट हैं वो मिलते हैं, वो एयर मासेस की अगर बात कर रहा हो ये, तो एयर मासेस की वार्म एंड कोल्ड, तो मैंने क्या बताया था, इससे फॉग की फॉर्मेशन होती है। अब मान लो कि ये फॉग का फॉर्मेशन हो गया, फॉग के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, वहाँ पे क्यों फिश आएंगे भाई, फॉग है क्यों फिश आएगा, फॉग के फॉर्मेशन से क्या लेना देना उसको, फिशेस को, कि वो मतलब कि क्या वो छिप के मतलब रहेंगी, फॉग के बारे में विजिबिलिटी कम हो जाएगा, तो ये कारण नहीं है। ठीक है, ये कारण। रिवर ड्रेन्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर इनटू द सी, नहीं, बहुत सारे जो फिश हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं होते, है ना। देखो, जो फिशेस होंगे वो कहाँ होंगे, जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जहाँ पे उसके फूड मिलेगा, वो रीजन में ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आप गलत कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडुलेटिंग, और सी ऑप्शन दे रखा है वार्म एंड कोल्ड ओशिनिक करंट मीट्स। जापान के जो जापान की तरफ मैंने जो बताया था कोरिशियो जो ओशिन करंट है, ये ओशिनोग्राफी में आपको और क्लियर होगा कि जब दो करंट्स मिलती हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट, तो यहाँ भी फॉग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोल्ड एंड वार्म करंट को मिलने के कारण ये जो जोन बनता है यहाँ पे न्यूट्रिशियस जोन हो जाता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिलता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की जो एबिलिटी है ये एबंडेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, टू फॉर्म ऑफ ओशन करंट्स मिल रहे हैं, दोनों अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं, जहाँ पर ये मर्ज करते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के एबंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के कारण ही वहाँ पे आप प्लैंकटॉन्स देखोगे, है ना, जो प्लैंकटॉन्स देखोगे वहाँ पर एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो ये इसका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड आर फाउंड इन द रीजन वेयर, तो सही जो ऑप्शन है वार्म एंड कोल्ड ओशिनिक करंट जहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये रहा आज का 4th लेक्चर, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का 4th लेक्चर था। 2-3 लेक्चर और हैं, फिर हम क्लाइमेटोलॉजी को एंड कर